हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि समीकरण मापांक cos x जो है वो हमारा 2 गुना यहाँ पे क्या है, तो महत्तम पूर्णांक फलन x के बराबर है। तो इस समीकरण के हलों की संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। जहाँ पे ये जो हमारा बड़ा ब्रैकेट है वो हमारा महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है। तो इस समीकरण का जो हमारा हलों की संख्या है वो कौन से विकल्प सही होगा, इसके लिए ये हमसे पूछा गया है। यानी कि इस समीकरण का हल हमारा 1 होगा, 2 होगा, अनंत होगा या शून्य होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में अगर हम देखें तो जो हमारा महत्तम पूर्णांक फलन अगर x का अगर हम परिभाषित करें इसको, तो वो कैसा होता है हमारा, तो ये हमारा क्या होता है, तो हमारा ये यहाँ पे ये जो x है, x का महत्तम पूर्णांक फलन, तो इसको दो तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। पहला अगर हम बात करें यदि यदि x हमारा एक पूर्णांक ही है, तो उस समय जो हमारा यहाँ पे x का महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, x के ही बराबर होता है। अब बात करें यदि यदि x हमारा यहाँ पे पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारा x जो है वो पूर्णांक नहीं है तो उस समय, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यदि हमारा जो ये जो है, ठीक है, x जो है वो हमारा पूर्णांक नहीं है, तो उस समय x का महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो x से जस्ट छोटा वाला जो पूर्णांक होता है, ठीक है, वो हमारा होता है। यानी कि यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, तो अगर ये x अगर हम यहाँ पे अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें कि अगर x इसमें जो पूर्णांक नहीं है, तो उस समय अगर x मान लो 5.2 है, तो यहाँ पे जो हमारा महत्तम पूर्णांक x का आ जाएगा, यानी कि 5.2 का वो हमारा 5 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे 5 बन जाएगा। तो इसलिए हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, x माइनस यहाँ पे जो हमारा ये जो हमारा यहाँ पे दशमलव वाला भाग था उसको हम क्या बोलते हैं, इसको इसको हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा x हो जाता है। ओके, यानी कि भिन्नात्मक मान यहाँ पे x का, ठीक है, उससे हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो वो हमारा मान यहाँ पे 5 दे देगा। तो यहाँ पे 5.2 का महत्तम पूर्णांक फलन 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम दर्शाते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम cos x, अब इसी अवधारणा पर आधारित हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे cos x। cos x हमें बोला है cos x, तो cos x का सबसे पहले हम यहाँ पे क्या आकृति यहाँ पे हम बनाएंगे। सबसे पहले cos x का यहाँ पे अगर हम आकृति बनाएं तो cos x हमारा कुछ इस तरह से बनता है। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो cos x का जो हमारा डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा बनता है, ये हमें पता है। ठीक है, ऐसे ही आगे चलता है और ये हमारा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा, यहाँ पे ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये हमारा क्या होता है -π/2। ठीक है, ऐसे कुछ आगे चल रहा होता है हमारा। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये cos x का हमारा किसका, ये हमारा ग्राफ हो गया, तो cos x का। ठीक है, तो y बराबर cos x का। अब अगर हमें दिया गया था कि y बराबर यहाँ पे मापांक cos x दिया गया था, ठीक है, तो इसका अगर हम डायग्राम बनाए, यानी कि यहाँ पे ग्राफ बनाए, तो वो कुछ ऐसा बन रहा होगा हमारा। यहाँ पे ये x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर y बराबर हमारा मापांक cos x है, इसका मतलब y हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी कि ये x अक्ष जो है वो हमारा क्या काम कर रहा होगा, एक दर्पण की तरह। तो इसका जो हमारा यहाँ पे ग्राफ बन रहा होगा वो कुछ ऐसा बन रहा होगा। ये तो हमारा धनात्मक है, तो धनात्मक के लिए धनात्मक ही रहेगा। और फिर उसके बाद जो है वो हमारा सबके सब यहाँ पे x अक्ष जो है वो हमारा एक दर्पण की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा ऐसा कुछ यहाँ पे π/2 से लेके यहाँ पे जो था हमारा 3π/2 तक। ठीक है, तो उसके लिए हमारा कुछ ऐसा दर्पण की तरह काम किया, फिर ऐसे ही आगे चलेगा और इधर ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा यहाँ पे ग्राफ बन गया, किसका, y बराबर मापांक cos x का। तो ये हमने बना लिया। और दूसरा हमारा क्या था, तो दूसरा था हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा महत्तम पूर्णांक फलन x का था। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें y बराबर अगर महत्तम पूर्णांक फलन x अगर है, तो इसका हम यहाँ पे जानते हैं पहले से कि इसका ऐसा कुछ हमारा यहाँ पे x होता है, ये हमारा y है। ठीक है, अब देखो अगर x का मान अगर हम बात करें, यदि x जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक हो, तो वो हमारा यहाँ पे 0 से लेके 1 तक हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो उस समय जो हमारा महत्तम पूर्णांक फलन x है वो हमारा क्या दे रहा होगा, 0 दे रहा होगा। अब यदि यदि हम बात करें कि x जो है वो हमारा क्या हो, यहाँ पे 1 से लेके 2 के बीच में हो या 1 के बराबर भी हो सकता है, तो उस समय महत्तम पूर्णांक फलन x का क्या दे रहा होगा, 1 दे रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यदि हमारा x जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो, यानी 0 से तो छोटा लेकिन
-1 या -1 के बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें -1 से बड़ा या -1 के बराबर, तो उस समय महत्तम पूर्णांक फलन x क्या क्या दे रहा होगा, -1 दे रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा -1 हो गया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाए 0 से 1 के बीच में, तो x जो है वो हमारा 0 है, ठीक है। यानी कि y का मान हमारा 0 है, यानी कि यही हो गया हमारा, ठीक है। तो यही हमारा हो गया। फिर उसके बाद हमारा 1 से 2 के बीच हमारा y का मान 1 है, तो 1 हमारा यहाँ पे हो गया, ये -1 हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारा बन गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे हमने इसको अभी छोड़ा था, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखें जब -1 से 0 के बीच में है तो समय x हमारा -1 है, ठीक है। तो x -1 है, यानी कि हमारा क्या हो जाए, माफ़ कीजिएगा, महत्तम पूर्णांक फलन जो है वो x का वो हमारा -1 है, यानी कि कुछ हमारा ऐसा बन रहा होगा यहाँ पे। अगर हम देखें तो ये हमारा कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब इसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे, तो ऐसे ही हमारा कुछ ऐसा हमारा ग्राफ बन रहा होगा, ठीक है। y बराबर किसका आ गया, महत्तम पूर्णांक फलन x का। लेकिन अगर इसको 2 से हम गुना कर दें तो ये जो हमारा ग्राफ का जो यहाँ पे हमारा है, ठीक है, वो 2 से गुना हो जाएगा। यानी कि ये भी हमारा, जब ये x जो है वो हमारा 0 से 1 के बीच है तो महत्तम पूर्णांक फलन x 0 था, तो उस समय जो 2 महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ x है वो भी तो 0 ही होगा। अब यहाँ पे 2 महत्तम पूर्णांक फलन x हम देखें तो उस समय एक महत्तम पूर्णांक फलन x का जो था वो 1 था, तो उसको 2 से गुना करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। और यहाँ पे अगर 2 से हम गुना करेंगे महत्तम पूर्णांक फलन x का, तो ये हमारा -2 बन जाएगा। तो जो हमारा ग्राफ है वो क्या बन जाएगा, अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा अगर -2 है और ये हमारा 2 है, तो 0 से 1 के बीच तो यही रहेगा। लेकिन हमारा अब 1 से 2 के बीच जो होगा वो हमारा ये ना हो के अब हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि हम बात करें तो इसके लिए हमारा कुछ ऐसा यहाँ पे हो जाएगा, और फिर ये हमारा -2 हो जाएगा, यानी कि ये ना हो के अब हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन गया। तो अब चलिए इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे पहले वाले में। तो यहाँ पे हमारा y बराबर 2, ठीक है, y बराबर 2 महत्तम पूर्णांक फलन x का अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाए तो हमारा 0 से 1 के बीच में तो यही था हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा π/2 होता है जो कि 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा कुछ 1 हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 है मान लो, 0 से 1, फिर यहाँ पे हमारा 2 हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 हो रहा होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये महत्तम मान जो cos x का होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो अब 0 से 1 के बीच 0 है, ठीक है। अब फिर हम देखें 1 से 2 के बीच हमारा 2 था, तो 2 हमारा कहाँ, यहाँ पे कहीं पे हो रहा होगा, मान लो यहाँ पे हम देखें तो 2 हमारा यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। तो उस समय हमारा यहाँ पे कुछ हो जाएगा हमारा 1 से 2 के बीच में, ठीक है। तो ये आ गया। और फिर हमारा -2 जो है वो हमारा यहाँ पे है, तो उसके लिए हमारा कुछ ऐसा ही हमारा ग्राफ बन रहा होगा, ठीक है। तो ये हम देखें तो यहाँ पे एक हमारा आ रहा था जो कि cos x, मापांक cos x को कभी भी यहाँ पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। फिर यहाँ भी हमारा y बराबर जो हमारा मापांक cos x है उसको ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, और फिर यहाँ भी हमारा प्रतिच्छेद नहीं कर रहा y बराबर मापांक cos x को। तो हम देख सकते हैं कि कभी भी ये हमारा प्रतिच्छेद आपस में दोनों ग्राफ हमारा नहीं कर रहा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा है, ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए दिए गए समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा जो शून्य हल है समीकरण का। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।